प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा में मैं हूं प्रियंका आपके साथ। आज के मुद्दे पर बात करेंगे जीएसटी पर हाहाकार। एक देश एक कर की बात जब कही जा रही है तो कारोबारियों को लग रहा था कि अब टैक्स को लेकर सिरदर्दी कम होने वाली है, लेकिन जैसे जैसे जीएसटी लागू हुई वैसे वैसे नए बदलावों ने नई सिरदर्दी पैदा कर दी है। अब तो आलम यह है कि कर सलाहकारों, कर विशेषज्ञों एवं कर विभाग के अधिकारियों को भी इस कानून में हुए बदलावों को समझना मुश्किल होता जा रहा है। सरकार पर इस बात का दबाव एवं चुनौती है कि कर राजस्व बढ़ाया जाए, साथ ही कर चोरों एवं घोटालेबाजों पर काबू पाया जाए। कुछ गलती करने वाले लोगों की गलती की सजा आज परिणाम स्वरूप सभी करदाता भुगत रहे हैं। नए नए नियम से कारोबारियों के सामने नई मुसीबतें खड़ी हो रही हैं, तो वही जीएसटी से हाहाकार मचा हुआ है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के भारत बंद के आह्वान पर आज देश भर में 40,000 से ज्यादा व्यापारी संगठनों के 8 करोड़ से अधिक व्यापारियों ने अपना कारोबार बंद रख भारत व्यापार बंद में शामिल हुए और देश के बाजारों में कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं हुई। भारत व्यापार बंद का आह्वान कैट ने गत 22 दिसंबर को और उसके बाद जीएसटी के नियमों में किए गए कुछ मनमाने और गैर कानूनी संशोधनों के खिलाफ व्यापारियों की आवाज बुलंद करने के लिए किया था। अधिकतर राज्यों में बंद का अभी तक मिला जुला असर देखने को मिला, वहीं यूपी और राजस्थान में इसका असर देखने को नहीं मिला है। कई व्यापारी संगठनों ने इससे दूरी बना ली। कैट का दावा है कि दिल्ली सहित देश भर के 40,000 से अधिक व्यापारी संगठनों के 8 करोड़ से अधिक व्यापारी इस बंद का समर्थन किया है। देश में 8 करोड़ व्यापारी, 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर्स, 3 करोड़ के लगभग हॉकर्स और 75 लाख से ज्यादा लघु उद्योग, लघु संगठन, लघु उद्योग पूरे तौर पर बंद है। का जो ये बंद है ये जीएसटी में उन कानूनों को लेकर के है जो कानून अधिकारियों को असीमित अधिकार देते हैं और कहीं ना कहीं वो व्यापारियों के उत्पीड़न का कारण बनता है। सरकार को भी ये देखना होगा कि कानूनों का बेजा इस्तेमाल आम व्यापारी के खिलाफ ना हो, जैसे पिछले 2 महीने के अंदर पूरे देश भर के अंदर हो रहा है। वहीं नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान भी बंद का समर्थन कर रहे हैं। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी बंद का समर्थन किया। राजस्थान में बंद का असर नहीं देखने को मिला है। जयपुर में रोज की तरह सभी बाजार खुले रहे। बिहार में बंद का असर देखने को मिला है। कई राजमार्गों पर ट्रक खड़े दिखे। डीजल का, पेट्रोल का रेट और गैस का रेट जो बढ़ रहा है, लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है। इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट से अपील है हमारा, सरकार नहीं सुनी तो नेक्स्ट हम लोग फिर ये प्रोटेस्ट करने के वास्ते हम लोग फिर रेडी है हम लोग। और ये जीएसटी जो नहीं लागू करे और जीएसटी लागू करना पड़ता है। ऐसे जीएसटी लागू करे तो आपको ये जो प्राइस जो हाई कोक है पूरा डिक्रीज होता है प्राइस। यूपी में बंद का असर देखने को नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में कैट ने ई-वे बिल और जीएसटी के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने जीएसटी के नए नियमों का विरोध किया है। इसी विरोध के चलते आज देश भर में 1500 स्थानों पर धरना प्रदर्शन हुआ। इस बंद का सरकार पर कितना असर होगा, ये बड़ा मुद्दा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो जीएसटी को लेकर आज तमाम व्यापारिक संगठन एक साथ लामबंद हुए हैं और उसी का असर आज भारत बंद के रूप में हमें देखने को मिला है। जीएसटी पर हाहाकार को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा। डॉक्टर एस डंग, वरिष्ठ नेता भाजपा, हमारे साथ जुड़ेंगे, स्वागत है आपका। सचिन रावत, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका भी स्वागत है। दीपक मिश्रा, प्रवक्ता प्रसपा, हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका स्वागत है। इसके अलावा मनीष त्रिपाठी, अधिवक्ता, पक्षकार, जीएसटी स्ट्राइक, हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। जगदेव सिंह यादव, वरिष्ठ नेता
सपा हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। और लखनऊ से हमारे नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। सबसे पहले आना चाहूंगी प्रदीप जी आपके पास, जीएसटी को लेकर ये जो हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में, आज तमाम व्यापारिक संगठनों ने एक साथ बंद का आह्वान किया और इसका मिला जुला असर कुछ जगह पर नहीं हुआ, लेकिन ज्यादातर व्यापारी इसके समर्थन में आए हैं। क्या कहना है आपका? शुक्रिया प्रियंका। ये जो भारत बंद का आह्वान किया गया था और जो भारत बंद हुआ है वो सिर्फ जीएसटी को लेकर के नहीं था, बल्कि इसमें कई और चीजें शामिल कर ली गई थी। जैसे कि हम बात करें जीएसटी के साथ साथ में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम की चर्चा करें, या ई वे बिल की हम बात कर लें, और दूसरे तमाम और मुद्दे थे जिसको लेकर के भारत बंद का आह्वान किया गया था। और इसमें करीब 40,000 ट्रेड यूनियंस ने इसमें अपना समर्थन दिया था। तो असर चाहे उतना बड़ा ना हुआ हो, लेकिन ये है कि पूरे देश में मैसेज चला गया कि इसको लेकर के लोगों में नाराजगी है और इसमें कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है। आम आदमी के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, उसने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। और डीजल का दाम बढ़ने का सीधा मतलब होता है कि महंगाई का बढ़ना, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत हो जाती है, और इसीलिए ट्रांसपोर्टर भी आज पूरी तरीके से हड़ताल पर थे। तो मुश्किल हो सकता है सरकार के लिए, ये अभी आगाज है और अंजाम इसका बुरा हो सकता है। इसी पर चर्चा करेंगे। सारे मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डंग साहब के पास चलेंगे सीधे। डंग साहब, क्या कहेंगे? मुश्किल पेश होने वाली है आपके सामने। डंग साहब आपको जी, डंग साहब आपको आवाज सुनाई पड़ रही क्या? अब आप जरा जोर बोल रहे तो सुनाई दे रही। जी डंग साहब, सवाल ये है कि जीएसटी को मैं लेकर आपसे समझना चाह रहा हूं। हाँ, सवाल ये है जी डंग साहब, सवाल ये है कि जो ये भारत बंद का आह्वान किया गया था, वो जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां आपको मुश्किलें पेश कर सकता है ये भारत बंद। देखिए, जीएसटी जो टैक्स लगा है वो कोई आज का लगा हुआ नहीं। अगर उसमें कहीं व्यापारियों को कठिनाई है तो वह बात बैठ करके की जा सकती है। जहां जहां कठिनाई है वो कठिनाइयां व्यापारिक रूप से पहले भी आती रही, उनको दूर किया गया है। तो चाहे अब उत्तर प्रदेश में तो उसका कोई बिल्कुल प्रभाव था नहीं, जिन प्रदेशों में भी था, जब ऐसा लगता है कि मिला जुला प्रभाव है, यानी व्यापारियों का एक वर्ग अपना वहां आंदोलन करने के लिए खड़ा हो जाता है, अपना विरोध जताने के लिए, बंद करने के लिए, बाकी लोग नहीं, तो फिर अपने को समझ लेना चाहिए कि इसमें व्यापारियों की सामान्य रूप से कठिनाई कम है और इसके पीछे राजनीतिक कुचक्र और खड़ेपन अधिक जी। और हमारा तो बराबर हमने व्यापार को बराबर प्रोत्साहन देने के लिए जहां जहां विसंगतियां रही हैं, उन विसंगतियों को चाहे केंद्र सरकार रही हो, चाहे जहां जहां प्रदेश में हमारी सरकार, हमने उनको दूर करने का सदैव प्रयत्न ही नहीं किया, हम उससे सफल भी हुए। जी ठीक है, जी ठीक है। हमारे साथ मनीष त्रिपाठी भी जुड़े हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और साथ ही साथ में जो ये आंदोलन चल रहा है उसको कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। मनीष जी, क्या क्या डिमांड्स हैं आपकी और क्या चाहते हैं, किस लिए भारत बंद का आह्वान किया गया था? देखिए, जो भी जीएसटी जब से लागू हुआ है उसके बिहाफ पे वाकई उसमें जो एक आम आदमी को जो परेशानी होती टैक्स प्रोवाइडर को पे करने में, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी जटिल है जिसके कारण से पूरे प्रदेश यानी देश में ही इस कारण से एक तरह से एक आंदोलन छिड़ा हुआ है। तो मेरा ये कहना था कि जो भी प्रक्रिया जो जीएसटी को लागू करते समय जो भी सरकार की मंशा थी इसको डिसाइड करने की, इसको आगे कार्यान्वयन करने की, उसमें खामियां को दूर करते हुए, खामियां इन द सेंस की जो भी उसकी प्रक्रिया, एक आम आदमी, एक व्यापारी, सर पहले 5 साल तक की 5 लाख तक की छूट थी, जो उसकी सारी चीजों को बटोर करके एक फॉर्मेलिटी बनाई गई है जीएसटी में, उसमें एनॉमलीज में थोड़ी कमी आनी चाहिए, जिससे कि आम व्यापारी, आम आदमी, और सबसे बड़ी बात है कि करदाताओं को एक सहूलियत देनी चाहिए जिससे कि उनको डे टू डे या हर महीने
पे करने की जरूरत ना पड़े। जी चलिए, तो ये समस्या है कि जीएसटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से दिक्कतें तमाम आती हैं। सचिन जी का रुक कर, सचिन रावत जी, भारत बंद का आह्वान कांग्रेस ने भी किया था, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। देखिए प्रदीप जी, जीएसटी की जहां तक बात रही है, और जीएसटी लगातार इस तरह से सभी लोगों ने देखा था कि रातों रात प्रधानमंत्री जी ने भारत देश पे जीएसटी लगा दी, बिना किसी से बातचीत किए, बिना किसी से राय मशवरा लिए। सभी लोगों ने देखा था कि जीएसटी की दर जो थी 28% लगाई थी, और जितने भी तबके थे, मैं कहना चाहूंगा कि लघु उद्योग और एमएसएमई और जो छोटे छोटे उद्योग थे, जीएसटी लगने से सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा जो व्यवसाय चौपट हुए वो लगने से हुए। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज की डेट में व्यवसाय चौपट हो गए, जीएसटी में इतनी बार व्यवसाय चौपट हो गए। डंग साहब आएंगे आपके पास में, पहले सारे लोगों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। निवेश अन्य प्रदेशों से और बाहर से, विदेश से ना आता। जहाँ व्यापार चौपट होता है वहां पे निवेश नहीं करता है भाई। कर लूंगा, उसके बाद तो बोलने दीजिएगा। ठीक है सचिन जी, आपकी बात हो गई। जगदेव जी का रुक कर, जगदेव जी, आप तो ट्रांसपोर्टर का भी काम करते हैं, क्या कहेंगे आप? ट्रांसपोर्टरों ने भी हड़ताल कर रखी थी आज। जो है व्यापारी तबके को नुकसान पहुंच रहा है, और हमारे देश में भारत बंद का टैक्स से नहीं पहुंचता, हमारे व्यापारी भाइयों ने किया था। एकजुट होकर के सभी व्यापारियों को लामबंद होना पड़ेगा, क्योंकि ये जीएसटी से आने वाले समय में जो हमारे व्यापार पे टैक्स तो व्यापारियों पर प्रारंभ से लगता है। डंग साहब, आप थोड़ा शांत हो जाइए, आपके पास दोबारा रुक करेंगे, पहले सचिन रावत की बात पूरी हो जाने दीजिए। रख दिया जी, और सेल्फ टैक्स के जगह ट्रेड टैक्स नाम दे दिया। डंग साहब आपके पास आएंगे, पूरा मौका देंगे आपको, पहले सारे लोगों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। डंग साहब आप शांत हो जाइए, आपको पूरा मौका दिया मैंने, बाकी लोगों को भी मौका देना मुझे। डंग साहब क्या आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? आप शांत हो जाइए थोड़ी देर के लिए। डंग साहब आप शांत हो जाइए थोड़ी देर के लिए। हाँ जगदेव जी, क्या कहेंगे आप? आज ट्रांसपोर्टरों ने भी हड़ताल कर रखी थी। देखिए प्रदीप जी, सारा देश जानता है कि व्यापारी हमेशा जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है। आज व्यापारी भी आंदोलित है, किसान तो था ही, किसान कभी बीजेपी जनसंघ साथ नहीं रहा, और व्यापारी ने हमेशा साथ दिया। जब बीजेपी ने व्यापारियों को भी नहीं छोड़ा, तब किसको छोड़ेंगे? आज 18% किसको छोड़ेंगे? आज सारा व्यापार जो है सत्यानाश हो गया है। महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है, और जीएसटी रातों रात इन्होंने लगा दिया, और आज आंदोलित है। हमारे यहाँ श्याम बिहारी मिश्रा व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीजेपी से 3 बार एमपी रहे हैं, अभी बरेली में बयान दिया है कि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, जब तक सेट करो व्यापार होता नहीं। बीजेपी के सांसद व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया है। ये बड़ी विडंबना है कि आज जिस तरह से बीजेपी ने एक आतंक फैला करके, लोगों को गुमराह करके और जनता को ठगने का काम किया है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। आप देखिए पाकिस्तान में सस्ता है डीजल पेट्रोल, नेपाल में सस्ता है डीजल पेट्रोल, लोग वहां से लेकर के आते हैं, यहाँ तस्करी हो रही है। ये है बीजेपी का खेल। आप बैठ क्यों नहीं कमते? ज्यादातर प्रदेशों में आपकी सरकारें हैं, और आप सरकारों को कहिए अपना बैठ कम करें। आप बैरल का दाम बढ़ा नहीं, आप जो है क्यों बढ़ा रहे हैं? आप 100 रुपए के आसपास है डीजल पेट्रोल, क्या स्थिति है? सारा व्यापार सत्यानाश हो रहा है। आप कभी बहस में हिस्सा नहीं लिए हैं, आप बिल्कुल बाहर जा रहे हैं। आप विषय बाहर जा रहे हैं। एकदम साहब मैं आपके साथ विषय के बाहर जा रहे हैं। डंग साहब आप झूठी बात मत करिए। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप थोड़ा शांत हो जाइए, आपको पूरा मौका दूंगा सवाल जवाब का। जी
सत्यानाश हो रहा पहले है। अलग डॉक्टर साहब रुक जाइए भाई, पहले जगदेव जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए जी। की क्या स्थिति है? आप सारा व्यापार चरमरा गया है। अच्छा चरमरा गया है, आपके ऊपर गिरा तो नहीं? बड़ा नहीं है तो नहीं खा मैं गया। नहीं कहता हूँ। आपके राष्ट्रीय व्यापार मंडल अध्यक्ष बीजेपी के 3 बार लगता है आपको ज्यादा सोच रही है जो और आज व्यापारियों को भी आंदोलन करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बंद किसानों की नहीं, बात मान सकते थे, राजस्थान किसान कभी भारतीय बंद जनता नहीं। पार्टी नहीं रहा, लेकिन जगदेव जी ठीक है, आपकी बात आ गई। जगदेव जी आपका समय समाप्त हो गया। डन साहब रुकिए, आपके पास आ रहा हूं, दीपक जी के पास चलेंगे। दीपक जी जी क्या कहेंगे आप कई चीजों, ई वे बिल को लेकर के, जीएसटी को लेकर के और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के भारत बंद किया गया था जी। देखिए, देश के जो आर्थिक वित्तीय हालात, जगदेव जी आप शांत हो जाइए भाई, आऊंगा दोबारा से आपके पास। डन साहब आप भी रुकिए अरे भाई जी। जगदेव जी अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप शांत हो जाइए। खैर, आज जो देश के आर्थिक हालात हैं, वित्तीय हालात हैं, वह किसी से छुपे हुए नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी और चंद अरबपतियों की ही पक्षपोषक नीति के नाते आज हर छोटा वर्ग, चाहे वो किसानों का हो चाहे व्यापारियों का हो, बहुत ज्यादा पीड़ित है। ये जो आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, माल व सेवा कर, इससे अभी जो केंद्रीय बजट आया है, जिसको हमारी महान ज्ञाता निर्मला जी ने प्रस्तुत किया, मतलब देश का बजट और विदेशी भाषा में प्रस्तुत किया, तो उससे सिर्फ 15% आया है। इसका मतलब कहीं न कहीं जीएसटी कर जो है वह नकारात्मक प्रभाव वाला हो गया। यही भारतीय जनता पार्टी, जब राजीव गांधी जी ने पहली बार जीएसटी के संदर्भ में बात की थी, बीपी सिंह उनके वित्त मंत्री हुआ करते थे, तब कितना विरोध किया था, बाप रे बाप। आज लग रहा है कि यही उनकी सबसे प्रिय हथियार है देश को कुचलने का। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, राजस्व घाटा कितना बढ़ गया, 3.5% से ज्यादा जा रहा है, जो भयावह रेखा है। राजकोषीय घाटा 9.5% हो गया। बिल्कुल। और कर की स्थिति, देश के ऊपर कर तो छोड़िए, देश के ऊपर कर्ज की स्थिति, हमें लगता है कि आत्मनिर्भर भारत की बजाय ये कर्ज निर्भर भारत बना रहे हैं। 36% पूरे बजट का कर्ज से लेना पड़ रहा है। इसका मतलब जो हमारी कराधान समस्या की प्रणाली है वह कहीं ना कहीं दोष युक्त है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनके पास डंग साहब जैसे अनुभवी हैं, मैं इनकी पीड़ा समझ रहा हूं, ये बार बार किसी को नहीं बोलने दे रहे हैं, दरअसल राष्ट्र को ही इनकी पार्टी नहीं बोलने दे रही है। तो ये अपनी व्यथा, अभी शांता कुमार जी अपनी पुस्तक के विमोचन में भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दे रहे थे। इन्हें न डंग साहब की नसीहत सुनना, न इन्हें शांता कुमार जी की नसीहत सुनना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो यह बजट आया है, यह बजट गांधी लोहिया की जो आर्थिक मीमांसा है उसके तो खिलाफ है ही। निर्मला जी ने बजट प्रस्तुत करने के पहले पंडित दीनदयाल की जो अर्थनीति पुस्तक है वह भी नहीं पढ़ा होगा। सवाल यह है कि यह बजट किसके लिए, यह जीएसटी, ये कराधान में संशोधन किसके लिए, जिसके लिए है उसी को तो नहीं पड़ रहा है। जब देश की प्रति व्यक्ति आय घटी है, समग्र विकास में देश एक कदम पीछे गया, यूपीएनडीपी का रिपोर्ट कह रहा है, तो फिर चंद अरबपतियों की आय अचानक 250 गुना 300% क्यों बढ़ गई? 750%। इसका मतलब क्या है जी? नहीं, 250-300 तो मूल आधार पर है ना, करंट मूल्य पे देखेंगे तो और ज्यादा आ जाएगा, जैसा आप कह रहे हैं। सवाल क्यों बढ़ रहा है? यानी कि यह पूरा का पूरा कराधान प्रणाली सिर्फ चंद बड़े लोगों के हित में है। और अगर मोदी सरकार को लिंकन के वाक्य में अगर कहना हो तो एक ऐसी सरकार जो अरबपतियों के चंदे से बनी है, अरबपतियों की आय बढ़ाने के लिए चल रही है, अरबपतियों के द्वारा संचालित है। इसका सामान्य जन से कोई सरोकार नहीं। ऐसे डंग साहब, अब आपके पास पूरा मौका है, आप अपनी बात रख सकते हैं, आपने सारे लोगों को सुन लिया है। ये डंग साहब के अनुभव का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जी। पता नहीं कहां से अधिकारी खींच के लाते हैं, जिनको न देश की जानकारी, न समाज की जानकारी, न राष्ट्रवाद की जानकारी, न समाजवाद की जानकारी, न लोहिया की जानकारी, न दीनदयाल की जानकारी जी। तो समाज के हर हमें ये भी देखना है, किसान के साथ अन्याय न हो, व्यापारी के साथ अन्याय न हो, सबके साथ अन्याय।
सर आप जिसकी बात कर रहे हैं डंग साहब, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो आंदोलनरत है। 100 दिन हो गए करीब करीब आंदोलन के। व्यापारी आंदोलित है, क्या कर रहे हैं? अमल नहीं पा रहा शासन किसी भी तरह। क्यों हो रहे हैं? मैं अरे आप लोगों ने सभी तबके पे चोट मारी है डंग साहब। कौन सा ऐसा तबका है जिसपे किसान मजदूर, व्यापारी, नौजवान जो परेशान नहीं सरकार से, कौन तबका है इसमें? कोई नजर नहीं आ रहा। बड़े किसान से कह दो और उनके माल पत्र में लिख करके देते हैं जो भारत के टुकड़े होंगे छोड़ दिया जाए। बाहर जो देश को ही बेच डाला लाल किले पर, रेलवे और सारे उसको बेचने में पड़े हुए के स्थान पर दूसरा झंडा फहराते हैं। आप कैसे उनके पक्ष में बोल सकते हैं? अरे नैतिकता का कुछ तो ध्यान रखिए। वालों को मालूम है तिरंगा कुछ तो ध्यान रखिए। जगदेव जी जरा मुझे डंग साहब से कुछ सवाल लेने रुकिए। सचिन रावत जी आप भी रुकिए भाई, डंग साहब से मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। छोड़िए, क्या तकलीफ है? भारतीय जनता पार्टी में सारी बैठे हैं। केशव प्रसाद मौर्य, उन पे कितने गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं? मुख्यमंत्री खिलाफ कितने मुकदमे हैं? मुख्यमंत्री खिलाफ कितने मुकदमे, मौर्य खिलाफ कितने मुकदमे? एक लंबा आपराधिक इतिहास है। सचिन जी आपके पास वापस आएंगे, पहले डंग साहब से बात कर लेते हैं। जी प्रदीप जी आप कुछ सवाल लेने वाले थे। सचिन जी जरा शांत हो जाइए, मुझे डंग साहब से कुछ सवाल लेने हैं। डंग साहब। जी प्रदीप जी आप अपना सवाल रखें। जी जी जगदेव जी सचिन जी आप रुक जाइए, मुझे डंग साहब से सवाल लेना है। डंग साहब सवाल ये है कि आखिर सारे लोग नाराज क्यों हैं? व्यापारी नाराज है, ट्रांसपोर्टर नाराज है, किसान नाराज है, ये सारे वर्ग नाराज क्यों हैं? देश तबाह है, देश बर्बाद हो रहा है। जगदेव जी आपके पास वापस आऊंगी। आप थोड़ा शांत हो जाइए, डंग साहब से सवाल ले रहे हैं मुझे। डंग जी आपके लिए सवाल है कि यदि आप किसान का और साथ ही साथ व्यापारियों का ध्यान रख रहे हैं तो ये सब आंदोलन के लिए क्यों सड़क पर उतरे हैं? हमारी छीन ली और आपके नेता जाकर के उनके पक्ष में बोलते हैं जो पाकिस्तान। डंग साहब मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि जब आप सबके लिए काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो आखिर ये लोग नाराज क्यों हैं? लोग विचार करके वोट देते हैं। डंग साहब क्या आपको आवाज मिल रही है? कांग्रेस को नष्ट किया। कभी आप सवाल करेंगे जीएसटी पे तो डंग साहब पाकिस्तान चले जाएंगे। अभी कोई किसानों को सवाल करेंगे। सचिन जी आपके पास वापस आऊंगी। डंग जी आपसे सवाल ये है कि यदि आप सबके साथ लेकर चल रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, तो हर कोई आपके विरोध में क्यों है? हर कोई सड़क पर आंदोलन क्यों कर रहा है? बचा क्या आपके पास? किसान, व्यापारी, मजदूर, नौजवान कौन बच गया? वो तो भाई सरकार बन गई, ईवीएम ज्यादा सर्व गई, ये बेईमानी की चीज है, ईमानदारी की चीज है, जिसके आप इतना इतरा रहे हैं। साथ है कि नहीं? आप कराइए पार्लियामेंट में हमारा पूर्ण बहुमत है। सारे देश देश आगे इंग्लैंड अमेरिका जैसे लोग क्यों नहीं कराते? विपक्ष के पास कई बचे हैं जिन लोना उंगली पे। भाई डंग साहब मेरा सीधा। जगदेव जी आप थोड़ा शांत हो जाइए भाई, पूरी डिबेट अकेले करेंगे क्या? जगदेव जी रुकिए भाई, सवाल लेने दीजिए। आप मुझे लगता है जगदेव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, छोड़ दिए। मनीष त्रिपाठी जी आप बताइए कि डंग साहब कह रहे हैं सारे लोग खुश हैं,
तो फिर लोग हड़ताल पर क्यों है? नहीं देखिए, ऐसा ये डंग साहब का जो ओपिनियन है कि सारे लोग खुश हैं तो सामने दिखना भी चाहिए, लेकिन आप पूरे देश में जिस तरह से हाहाकार आज मचा हुआ है और जिस तरह से आम आदमी आज पीड़ित है, इससे प्रतीत होता है कि मन में एक विरोध तो है ही है। और पूरे देश में जो आज की तारीख में हालात है, जिससे व्यापारी वर्ग हर वर्ग आज की तारीख में दुखी है और अपनी पीड़ा के कारण ही आंदोलन कर रहा है। तो ये कहना कि साहब इस समय सभी लोग खुश हैं, नहीं, तो जाहिर सी लेकिन बात। डंग साहब तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मिला जुला असर रहा, कहीं असर ही नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, तमाम प्रदेशों में असर ही नहीं तो दिखाई आपके दे रहा है। सामने स्वयं पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं कि इसका क्या असर है। तो ये कहना कि उनका साहब इसका मिला जुला से असर नहीं है, असर है। और इसका आंदोलन तभी इस पूरे देश में इस तरह का आंदोलन दिखाई दे रहा। नहीं, कैसे आंदोलन दिखाई दे रहा है? जो दुकानें दिखाई दे रही है तो खुली हुई हैं। जी जी नहीं, आंदोलन दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि आप ही के सामने जो पिक्चर्स दिखाई दे रही है, इसमें जो भी व्यापारी वर्ग, जो छोटकर व्यापारी हो सकता है वो खुले हुए, लेकिन जो बड़े व्यापारी ट्रांसपोर्टर्स। नहीं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि पेट्रोल के दाम वो थोड़ी ना बढ़ाते हैं, पेट्रोल के दाम तो कंपनियां बढ़ाती हैं और वैश्विक आधार पर बढ़ते हैं। आज की तारीख में 2014 पहले जो भी सरकार आई थी, उस समय भी यही वर्जन था कि पेट्रोल के दाम कंपनियां बढ़ाती। उस समय आपकी ही सरकार धरने बैठ जाती थी, पेट्रोल डीजल का दाम, रसोई गैस का दाम बढ़ता था। तो इसका कारण आम आदमी में पड़ रहा है, इसका कारण व्यापारी में पड़ रहा है। तो ये कहना कि साहब की क्या कहते हैं कोई असर नहीं है, आम आदमी आज की तारीख में वाकई पीड़ित है। लेकिन त्रिपाठी जी, मनीष जी, सवाल ये है कि कोरोना काल था, सदी का मतलब एक सेंचुरी का सबसे बड़ा ये वो दिक्कत थी। ऐसे में तो जीडीपी को नीचे जाना ही था। सरकार को पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा? जी जी, नहीं बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहना कि सारा आदमी संतुष्ट है। कोरोना काल नो डाउट सदी का एक बहुत बड़ा काल था, इससे पूरा विश्व इससे ग्रसित था, लेकिन इसके बिहार पे एक आम आदमी पीड़ित है और वही आज की तारीख में दिखाई दे रहा है। जी, इसके अलावा मनीष जी आपसे एक सवाल ये भी है कि यदि आंदोलन ही करना है तो उसके और भी कई तरीके होते हैं। तमाम छोटे व्यापारियों से जब हमने बात करी तो उनका यही कहना है कि कोरोना में पहले ही वो बहुत परेशान हो चुके हैं, व्यापार कुछ नहीं हुआ है। ऐसे में यदि बंद का आह्वान बार बार किया जाएगा तो जो व्यापार हो रहा है वो भी नहीं कर पाएंगे, तो उसके कोई और तरीके भी निकाले जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सरकार से बातचीत का रास्ता खुला है और करना भी चाहिए। आम आदमी, छोटा व्यापारी को वाकई कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बहुत दिनों बाद ये इस तरह का देश का आंदोलन हुआ है। इससे सरकार को सोचना चाहिए कि वाकई बातचीत करके कोई रास्ता इसका हल निकालना चाहिए। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है कि आप अगर बार बार बंद का आह्वान करेंगे, चक्का जाम करेंगे तो उसमें व्यापारियों को भी दिक्कत होगी ना। जी जी जी, नहीं वो आपकी बात सही है कि व्यापारियों को दिक्कत हो रही, लेकिन जब आज की तारीख में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है और वाकई व्यापार करना मुश्किल हो गया, आम व्यापारी, बड़ा व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, हर आदमी पीड़ित है, तो इसमें वाकई आंदोलन का स्वरूप जो किया गया, जिससे सरकार इस बारे में विचार करे, इसमें कोई रास्ता निकाले। दीपक जी क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो बजट जो आया केंद्र का और राज्य का भी, जी आपने स्वयं देखा होगा कि केंद्रीय मंत्री जी भी, प्रधानमंत्री जी भी और सारे भाजपा के जितने जी लगा लीजिए सब जी, हमने इतना बड़ा बजट दिया। पिछले बजट का यह 50% इस तरीके से खर्च नहीं कर पाए। 23,000 करोड़ रुपए कहां गए? कैग पूछ रही है, जनता पूछ रही है, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मतलब जिसका व्यय किया कि नहीं किया इसका सर्टिफिकेट तक नहीं दिया। इतना बड़ा बजट दिया तो भाई तो कमी कहां है पैसे की? और अगर पैसे की कमी है तो गैर उत्पादक मदों में, यानी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे, इसके लिए पैसा कहां से आ जा रहा है? जी क्या गरीबों को पेंशन देने के लिए ही सिर्फ पैसे की कमी है? क्या छोटे छोटे मजदूरों, छोटे छोटे किसानों, छोटे छोटे व्यवसायी, छोटे छोटे व्यापारियों, छोटे छोटे वर्ग के सामान्य हितों के ही पक्ष पोषण के लिए लेकिन पैसा तो चाहिए ना सरकार को। सरकार पैसा कहां से खर्च करेगी? पैसे की कमी देश में है ही नहीं। जी सबसे बड़ा बजट है इस देश का। यह तो खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है। और अगर पैसे की कमी है तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने का औचित्य क्या है? कितने करोड़ रुपए वहां खर्च हुए? दुनिया का सबसे, अरे भाई आम आदमी के रोटी का इंतजाम पहले होना चाहिए, उसके बाद कपड़े का इंतजाम होना चाहिए, फिर दवा का इंतजाम होना चाहिए। कोरोना काल नहीं, सब चीजें जरूरी है ना। संसद, नई संसद भी जरूरी है, विस्ता भी जरूरी है और प्राथमिकता होनी चाहिए मान्यवर। भूखे आदमी का पहला भगवान, पहला ईश्वर रोटी होता है। यह बात कवि नागार्जुन ने कहा था, हम लोग भी सहमत हैं।
भूखे व्यक्ति को कभी सेहत की दवा नहीं दी जाती, उसे पहले अन्न दिया जाता है, उसको सब उसके बाद उसे फल फूल। नहीं, अगर हम लोग हमेशा यही बात सोचते रहेंगे तो देश तरक्की कब करेगा? देश तरक्की आगे भी बढ़ना है ना। कहाँ तरक्की कर रहा है मान्यवर? देश दुनिया में 131वें स्थान पर है समग्र विकास में। सबसे बड़ा कर्जदार हमारा देश हो गया। देश क्या बम खरीदने से तरक्की माना जाएगा? ईज ऑफ डूइंग कितना बढ़िया चल रहा है। ईज ऑफ डूइंग कहाँ चल रहा है जरा आप बताइए। आप जीएसटी टैक्सी ले लीजिए, बगल में हमारे दोस्त बैठे हुए हैं मनीष त्रिपाठी जी, ये बता रहे हैं कि जीएसटी को इंस्पेक्टर राज में फंसा दिया गया। एक छोटा सा बंदूक के लाइसेंस के लिए आपको 12 दरवाजों पर अर्जी देनी पड़ती है, और उसके बावजूद भी चाहे विपक्ष के किसी मजबूत नेता या सत्ताधारी के किसी बड़े नेता का फोन करना पड़ा तो मामूली बंदूक का लाइसेंस मिलता है। आप ईज ऑफ डूइंग की बात कर रहे हैं, और ईज ऑफ डूइंग भी आप ले लीजिए। बंदूक के लाइसेंस को आप उससे कैसे जोड़ सकते हैं? बंदूक का लाइसेंस तो वैसे भी नहीं मिलना चाहिए, क्राइम क्यों बढ़ेगा? नहीं, बंदूक का लाइसेंस क्यों देंगे? जी, बात हम एक सामान्य हम प्रशासनिक ढांचे की बात कर रहे हैं। आप क्या सरकार सबको सुरक्षा दे पा रही है? नहीं दे पा रही है। जीएसटी ने बात जीएसटी भी एक तरह का जीएसटी पे ही आप ले लीजिए। जी जगदेव जी, व्यापारी जो है जगदेव जी, जो टैक्स जगदेव जी यहाँ पर आपको रोकूंगी। बड़े उद्योगपतियों के लिए है ना कि छोटे प्रदीप जी, प्रदीप जी, जी प्रदीप जी आपको रोकना चाहूंगी, ब्रेक का समय हो चुका है। किसानों को नहीं दिया जा रहा है। जगदीप जी, प्रदीप जी, चर्चा को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज के मुद्दा में चर्चा कर रहे हैं जीएसटी पर हाहाकार को लेकर। इस पर तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर बात करना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करती त्रिवेंद्र सरकार ने ग्रोथ सेंटर के जरिए उत्तराखंड की महिलाओं को बना दिया है आत्मनिर्भर। और ये सब संभव हो पाया है सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत की दृढ़ इच्छा शक्ति से। महिला सशक्तिकरण की दिशा में त्रिवेंद्र सरकार ने किया है अनूठा प्रयोग। यहाँ पर महिलाएं खुद कर रही हैं स्थानीय उत्पादों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग। हमारी आजीविका का साधन है वो बड़ा है, और महिलाओं की आमदनी भी बढ़ी है। इससे महिलाएं जागरूक भी हुई है, कुछ अच्छा से हमें बहुत फायदा हुआ है। पिथौरागढ़ के इस ग्रोथ सेंटर में माल्टे का जूस बनाकर महिलाएं संवार रही हैं अपनी आर्थिकी को। तो वहीं पौड़ी के अमोठा ग्रोथ सेंटर में भीमल के रेशे का प्रयोग चप्पल बनाने में कर रही हैं महिलाएं। भीमल के रेशे से बनी इन चप्पलों की खूबसूरती देखते ही बनती है। बागेश्वर के मुनार गांव में स्थानीय उत्पाद मंडुए के बिस्किट बनाकर अपनी आजीविका को मजबूत कर रही हैं महिलाएं। हरिद्वार के पौराणिक मंदिरों में पूजा पाठ में उपयोग होने वाली वस्तुएं और भोग के रूप में प्रयोग किए जाने वाले बेसन के लड्डू व अन्य मिष्ठान को पूरी शुद्धता के साथ किया जा रहा है तैयार। अल्मोड़ा में महिलाओं ने बेकरी उत्पादों के जरिए नई पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की है। चमोली में 1.5 लाख गुलाब की नर्सरी लगाकर महिलाओं ने बनाई है खास पहचान। अब तक इन ग्रोथ सेंटरों से 30,000 से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। ग्रोथ सेंटर बनने से महिलाओं को रोजगार मिला है, और स्थानीय महिलाएं पहले घरेलू काम में ही व्यस्त रहती थी, अब यहाँ आके अपना आजीविका परक कार्य करके उनको खुशी मिलती है और उनके परिवार भी समृद्ध होते हैं। स्वरोजगार से उद्यमिता की ओर बढ़ रहे हैं उत्तराखंड की महिलाओं के कदम। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group.
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आज का मुद्दा में। आज का मुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं जीएसटी को हाहाकार को लेकर। मेरे साथ पैनल जुड़ा हुआ है और प्रदीप जी आपके पास आना चाहूंगी। जीएसटी की यदि हम बात करें तो मैंने तमाम व्यापारियों से बात करी है, उनका यही कहना है कि जीएसटी जब शुरुआत में आया था तो उन्होंने खुद इसको लेकर मिठाई बांटी थी। आज परेशानी विसंगतियों को लेकर हो रही है। उनका कहना यह है कि विसंगतियों को लेकर और उनकी जो मांगे है उसको लेकर यदि फोरम का गठन किया जाए या विचार विमर्श किया जाए तो कहीं ना कहीं कुछ रास्ता निकल सकता है। बिल्कुल प्रियंका ठीक कह रहे हैं कि सारे व्यापारी परेशान हैं कि कोई रास्ता निकले जो सुगम रास्ता हो उनके लिए और उनके लिए अच्छा काम हो, राहत भरी बात हो जिससे कि वो अपना काम कर सके। डंग साहब का रुख करेंगे। डंग साहब आपसे सवाल यही है कि ज्यादातर लोग नाराज है। जीएसटी अच्छी बात है, आपने जीएसटी इंप्लीमेंट किया, कांग्रेस लाई थी, आपने उसको अचानक से लागू कर दिया, लेकिन इसमें इतना कॉम्प्लिकेशंस है, उसको सरल क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, अब तो और वर्ग बांट दिए गए, किस पर कितना टैक्स लगेगा बांट दिया गया। कहाँ कठिनाई है? ऑनलाइन लोग सबमिट कर रहे हैं। सर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर राज खत्म करने की बात की थी आपने, व्यापारी परेशान है, आपने दोबारा से इंस्पेक्टर राज ला दिया। पूरी खुले मन से विचार करने को तैयार है, ठीक करने को तैयार है, मगर इनको तो झंडा उठाना है। अब जब किसानों का मामला आता है पार्लियामेंट में, डंग साहब किसान मामला ये है, डंग साहब मामला ये है, डंग साहब सवाल सुन लीजिए। आपने वन नेशन वन टैक्स की बात की थी। डंग साहब सवाल तो सुन लीजिए। वन नेशन वन टैक्स की बात की थी आपने, जीएसटी लागू कर दिया, लेकिन पेट्रोल और डीजल पर क्यों नहीं लागू किया? उसको भी जीएसटी के दायरे में ले आइए। अंबानी अंकल ने मना कर दिया होगा, अंबानी अंकल ने मना कर दिया होगा। जी डंग साहब, मैं ये कह रहा था कि एक आपको उदाहरण दे रहा, अभी संसद चल रही थी, बजट सेशन में बहस हो रही थी, किसान मुद्दे पर भी बहस हो रही थी। डंग साहब मैं आपसे सवाल कुछ पूछ रहा हूँ, आप जवाब कुछ दे रहे हैं, माफ करिएगा। सवाल मेरा ये है कि जब वन नेशन वन टैक्स की बात हो गई तो इसको भी जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ले आए आप लोग पेट्रोल और डीजल को? पहले कभी आपने आंदोलन नहीं किया, आज आप सारे खड़े होकर किसानों के साथ एकजुट, हम किसानों के साथ हैं। अरे पहले आपने किसान के साथ क्या किया? सरकार आने के पहले आपने किसान के उत्थान के लिए क्या किया? और एक प्रधानमंत्री जब किसान की आय दुगना करना चाहता है, डंग साहब सवाल सुन लीजिए। डंग साहब सवाल सुन लीजिए। डंग साहब सवाल भी सुन लीजिए। ये अच्छी बात है कि पुराने कानून खत्म करके आप नए कानून बना रहे हैं, लेकिन जनता तो उसमें फंसती जा रही है ना। जनता को महंगाई की मार पड़ रही है, व्यापारी परेशान है जीएसटी को लेकर के, ट्रांसपोर्टर परेशान है पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर के। बैठ करके वाहवाही लूटने के काम करते हो, धोखे काम करते, जनता गुमराह करते हो। क्या 6,000 रुपया किसानों क्या नहीं गया है? 6,000 इस पर दे रहे हो, किसानों को आय दूनी की बात कर रहे रिश्वत नहीं, मजदूर बन गया, परेशान हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। आज सारा देश किसान आंदोलित है, सम्मानित चाहिए किसानों की बात करते हुए। महीने पर नहीं लेता है, हमने उस ऋण चक्र से उसको बचाया है, हमने उसके बुआई की चिंता की है। 1 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का पेमेंट हुआ है, आप कह रहे हैं कि रिश्वत दे रहे हैं। हमने उनकी सुरक्षा की है, हमने उनका सम्मान बढ़ाया है, हमने उनको जो जब आवश्यकता पड़ती है गरीब छोटे किसान को, उसको मुहैया कराया है। आप चुनाव के टाइम रिश्वत देने का काम करते हैं, वोट खरीदने से कोई लाभ नहीं होता। चुनाव के टाइम 2,000 रुपए डाल करके आप ये गाली देने वाली पार्टी है, उसकी व्यवस्था चाहिए, आलोचना करने वाली पार्टी है, बिना तर्क के चिल्लाती है। मिले, किसान को आसान से खर्च मिले,
कौन सा आतंक फैल ये गया सब GST व्यवस्था से? करनी चाहिए। आज का जीएसटी लागू आप है। अडानी को खुश करने काम करते हो, गोडाउन बनाते हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हो, एमएसपी नहीं लागू करते हो, किसान को बोलने का आपको हक ही नहीं है। किसान के हित की बात भाई, जब संसद में आपके नेताओं के मुंह पर बड़ा आंदोलन हो रहा है, क्यों आंदोलित है? आपके नेता बैठते हैं ना वहाँ, क्यों नहीं बोले कि इस काले कानून में क्या काला है? क्यों नहीं बोले? पूछे नहीं, शर्म की बात उनके- नहीं है। अरे- किसान अरे कानून अखबार के भी लिए पढ़ते हो, पार्लियामेंट की आपने कार्रवाई के लिए आप कोई देखते हो। विपक्ष की राय नहीं ली। जब आप देखते आप ही नहीं जीएसटी हो, के लिए आप केवल बहस करने के लिए आते हो। किसी विपक्ष कोई की तर्कों या के आधार हमारे पर नहीं। व्यापारियों की राय नहीं केवल ली। आलोचना, आप केवल थोड़े आलोचना, काम केवल करते हैं, आलोचना। मरमारी देश से तानाशाही देश करने काम करते हैं। किसने कहा था क्यों नहीं किसान के लिए बोला? कानून बनाइए? सपा का, बसपा किसने कहा का, था कांग्रेस का, कृषि ले आइए? किसने मांग की थी? का? ये बड़ी तानाशाही बैठे है। हैं अडानी हमारे अंबानी के अलावा क्यों नहीं कोई बनता राय है नहीं कि देता। किसान कानून में क्या आपने काला गोदाम है? बनवा दिए, तो क्या मुंह पे लकवा मार गया? कानून खत्म हो गया था, सड़क पर खड़े होकर आप शोर कुछ कर मचा दिया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर दी। क्या बात करते हैं? देश को बेचने काम कर रहे हैं, गुमराह करने काम कर रहे हैं। जी डंग साहब आपसे सवाल ये था कि जीएसटी की जब आप बात कर रहे हैं तो पेट्रोल और डीजल को उसके दायरे से बाहर क्यों रखा है? व्यापारी भी आंदोलित है, ये बड़ी शर्म की बात है। जिसके आप जी जगदेव जी आपके पास वापस आएंगे। आप डंग साहब जी को अपना बात पूरी कर लेनी दीजिए। पहले डंग जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि सवाल ये है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को भी क्यों नहीं रखा है, उसको बाहर क्यों रखा गया है? जो एक्ट आए हैं ये बड़ी उनको शर्म की कभी बात पढ़ा है। आपके ऐसे नेताओं ने नहीं झूठे पढ़ा बोल है? के जनता गुमराह बड़े करके नेता ने नहीं पढ़ा शासन है? नहीं चलेगा। जनता आपको जवाब पढ़ा ही देगी, नहीं समय है। आने दीजिए। पढ़ाई नहीं है, बिना पढ़े बहस करने चले आते हैं आप, बिना विचारे बात करते हैं। मनीष जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। मनीष जी आपसे मेरा सवाल ये है कि जो ये प्रदर्शन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, यदि किसी तरह से इन मांगों के बारे में बात नहीं होती है और सरकार आगे नहीं आती है बातचीत करने के लिए, तो आपका अगला कदम क्या होगा? जी देखिए, ऐसा है कि पहले तो अब सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि इस मामले में कोई भी रास्ता निकाला जाए बातचीत करके, नहीं तो ये आगे का निर्णय देखा जाए बातचीत करके। इसमें देखा जाए कि आगे क्या इसमें किया जा सकता है, जिससे कि सरकार को लगे कि इस मामले में कोई रास्ता निकाल करके आम आदमी, ट्रांसपोर्टर और हर आदमी का हित देखा जा सके। नहीं मनीष जी, बात यह है कि जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, 100 दिन से ज्यादा समय हो गया है जी, तो अगर सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो आप करेंगे क्या? देखिए, ये बिल बैठ करके बातचीत की जाएगी, इसका रास्ता क्या निकाला जा सके। अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। आज का ये सांकेतिक आंदोलन था पूरे देश प्रदेश का, इसके बारे में आगे का निर्णय लिया जाएगा। ठीक है जी, सचिन रावत जी के पास चलेंगे। भाई डंग साहब आप शांत हो जाइए, लगातार आप बोलते जाएंगे तो दूसरे कैसे बोलेंगे? डंग साहब शांत हो जाइए भाई। सचिन रावत के पास चलेंगे। सचिन रावत जी आप ये बताइए, जीएसटी का डंका सबसे ज्यादा आपने बजाया और जब जीएसटी लागू हो गई तो सबसे ज्यादा हाय हल्ला आप ही मचा रहे हैं। आप सब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की संतानों को सादर नमन। प्रदीप जी मैं ये कहना चाहूंगा कि एक एक की बात आने दीजिए। ये बीच में जो दो तरफ से बातें आती हैं किसी को नहीं समझ में आता, ना जनता को ना किसी भी गेस्ट को। आप एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा प्रदीप को। चलिए सचिन जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। दीपक जी जी आप बताइए कि आखिर रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, रास्ता तो निकलेगा संवाद से ही। जी, सरकार को अपनी जड़ता और अपना अहंकार छोड़ना होगा। एक बार कुछ न करें, लेकिन बातचीत से काम ही निकल रहा। किसान आंदोलन देखिए कितनी बार बात हुई, रास्ता ही नहीं निकल पा रहा कोई। वही तो सरकार की जड़ता है जी। सरकार कुछ न करे। आज जो लोग सरकार में बैठे हैं, जब वो लोग विपक्ष में थे तो इसी जीएसटी पर क्या बोलते थे वह एक बार सुन ले। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बस मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि आईना जब भी दिखाया करें, पहले देखा करें फिर दिखाया करें। आईना जब भी उठाया करें तो महोदय ये लोग आईना दूसरा तरफ करके देखते हैं, अपनी तरफ पीठ रखते दूसरी तरफ हो रखते हैं, वहां तो कोई चेहरा ही नहीं है। आप ये बताइए, क्या दीनदयाल जी की कसौटी पर ये जो जीएसटी टैक्स का जो क्रियान्वयन हो रहा है क्या सही है? अगर ये सही है तो सिर्फ 15% ही पूरे बजट का अर्जन क्यों? इतनी बड़ी आबादी है।
और दूसरा, इन सब के बावजूद भी हमें 36% कर्ज लेना पड़ रहा है अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए। दीपक जी, आप इस बात को तो मानेंगे कि अब दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी तो ठीक है, अब तो मोदी जी की आइडियोलॉजी चल रही ना। देखिए, मोदी जी की अपनी कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं जी। मोदी जी वही करते हैं जो अमेरिका में बैठे उनके आका और विदेश कंपनियों की नीति नियंता कहते हैं। एक सवाल तो आपने अपनी चर्चा के दौरान ही उठा दिया, जीएसटी पेट्रो पदार्थों पर क्यों नहीं लगाया गया? शायद अंबानी जी को पसंद नहीं होता, या अंबानी जी के हाथ में पूरे के पूरे मूल्य का नियंत्रण देना होता। सरकार का यह कहना है कि अगर हम केंद्र सरकार कम कर दे, रेट कम कर दे पेट्रोल डीजल के, तो राज्य सरकारें बढ़ा देंगी। बिल्कुल गलत बात। तो आधी से ज्यादा जगह पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो यह तर्क वैसे ही बेमानी है। दूसरा, जैसे ही वो टैक्स कम करेंगे तो राज्य सरकारों को बाध्य होकर करना पड़ेगा। एक बात और, दूसरी बात, आप देखिए प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय से 2.5 गुना प्रति व्यक्ति आय दिल्ली का है, गोवा का भारत की प्रति व्यक्ति आय से 7 गुना ज्यादा है। तो कम से कम जो धनी राज्य हैं वो तो वैट कम, यही तो सरकार कह रही ना, केंद्र सरकार यही तो कह रही है कि राज्य सरकारें वैट कम कर दे, तो राज्य सरकारें वैट कम नहीं कर रही है। शुरुआत वो अपने राज्यों से करें तो जी। एक बात, और दूसरी बात, भाई उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा, दरियाओं की दावेदारी किया करो। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति नरेंद्र मोदी, विश्व नियंता नरेंद्र मोदी, तो काम करने के लिए योगी आएंगे जो बेचारे अपने मेयर का टिकट तक अपने मन से नहीं दे सकते। मोदी जी के मन में कुछ बड़ा चल रहा होगा। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं मैं छोटा नहीं सोचता हूं, हमेशा बहुत बड़ा सोचता हूं। कितना बड़ा समझते हैं? देश को सबसे बड़ा कर्जदार बना दिया, देश को सबसे बड़ा हथियारों का आयातकर्ता बना दिया। देश में सड़कों का जाल बिछ रहा है। कहां जाल बिछ रहा है मान्यवर? आप हम लोग जहां बैठ के डिबेट कर रहे हैं, जहां से 500 मीटर की विधानसभा है, वहां से आप यहां विधानसभा में चल जाइए, 500 कदम में 50 गड्ढे नजर आ रहे हैं। जी। हम एक बात और कह रहे हैं, घर सजाने का तस्वुर बहुत बाद का है, पहले तय हो इसे कैसे बचाया जाए। भूखमरी के मामले में भारत नंबर 1, बेरोजगारी के मामले में भारत नंबर 1, आर्थिक विषमता के मामले में भारत नंबर 1। ठीक है डन साहब, आप बताइए भाई, कह रहे दीपक जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार मान लीजिए नहीं करती है, तो कम से कम आपके अधीन जो राज्य हैं, गोवा या दूसरे जो बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, वहां तो कम करवा दीजिए। और केंद्र क्यों ना करे भाई? लोकतंत्र है, लोक कल्याण है, राजकीय अवधारणा है। जी डन साहब, मेरे मित्र का कष्ट क्या है, तो मैं उसका निवारण करने की चेष्टा करूं। जी जी डॉक्टर साहब, आप अपनी बात रख जी डॉक्टर साहब, आप अपनी बात रख सकते हैं। निवेदन किया, अगर किसी का कठिनाई है तो सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, भाजपा को जहां बोलना चाहिए वहीं नहीं बोलती है, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां इतना बोलती है कि क्या बोलना है वही खो जाता है। नहीं तो आप बात क्यों नहीं कर रहे सर? नहीं तो आप बात क्यों नहीं कर रहे सर सबसे? आखिर हड़ताल का रास्ता क्यों अख्तियार करना पड़ा इन लोगों को? विरोध करना चाहिए। और अब हर राजनीतिक पार्टी नहीं, अपनी दुकानें बंद करके अपनी आमदनी रोक करके कोई विरोध क्यों करेगा? चुनाव में खड़ा कर दिया, कहा है चालू हो जाओ, चालू हो गए। डन साहब, सीधा सवाल यह है, मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर डीजल पेट्रोल में कमी क्यों नहीं कर देते हैं? वैट में कमी क्यों नहीं कर? 2 सवाल है, एक, इसको जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा है? दूसरा, अगर नहीं लाना चाहते हैं तो जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर दाम क्यों नहीं कम कर दे रहे हैं? क्यों नहीं उदाहरण पेश कर रहे हैं? इनके कंट्रोल में क्यों नहीं है? कंपनियां कंट्रोल में भी इनके कम करना चाहिए, उस पर पहल करनी चाहिए। किसान क्यों, व्यापारी क्यों आंदोलन करेगा जब उसको राहत मिल जाएगी? जी, इसके अलावा सचिन जी भी हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। साहब बिल्कुल, जगदेव जी कह रहे हैं कि व्यापारी क्यों आंदोलन करेगा अगर उसको राहत मिलेगी तो? इनकी रोजी रोटी का कोई अच्छा इंतजाम कर दे, दलाली से लोग बच जाए, बिचौलियों से बच जाए। ये जनता के ठेकेदार नहीं है, जनता ने खूब समझ लिया है कि देश का हितैषी कौन।
और उसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बारंबार अपनी इच्छा जाहिर कर दी, चाहे वो केंद्र। आप बताइए ना, इतने वर्षों से कांग्रेस इस देश पर अबाध निर्बाध राज्य कर रही थी, कहीं न कहीं नीतियों में कब तक कांग्रेस को कोसेंगे डंग साहब? नेहरू को कब तक कोसेंगे? जी, इसके अलावा एक बार मिश्रा जी कह रहे हैं 5000 से ज्यादा दिन तक आप राज कर रहे हैं। जी प्रदीप जी, सचिन जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सचिन जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप ही ने किया। जी सचिन जी, आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी की तो बात हो रही है, भाजपा की लगातार बात हो रही है कि पेट्रोल डीजल के दामों में कमी नहीं कर रहे हैं, लगातार केंद्र सरकार बढ़ा रही है। आपके राज्यों में तो सबसे ज्यादा दाम है, मेट्रो सिटीज की यदि बात करें तो मुंबई में सबसे ज्यादा दाम है, तो आप क्यों नहीं प्रयास करते कम करने का? नहीं, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। देखिए मैं कहना चाहूंगा कि सेंट्रल की गवर्नमेंट, मोदी सरकार, जब हमारे यहाँ पे पेट्रोल के नहीं सचिन जी, सेंट्रल में केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन प्रियंका ने जो सवाल किया, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं वहां पर डीजल पेट्रोल में कमी कर देते हैं, वैट की दरों में कमी कर देते हैं? मोदी सरकार कम करेगी या राज्य सरकार कम करेगी? नहीं, आप वैट कम कर सकते हैं ना, वैट कम करके आप दाम कम कर सकते हैं। लेकिन जब मोदी, उनमें आप भी शामिल हैं, जी आप वही उदाहरण प्रस्तुत कर दीजिए कि हमने कम किया, बाकी लोग भी करने लगेंगे। भाई लेकिन डंग साहब, सारी जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी आपको ओढ़नी पड़ेगी। 62 और 63 डॉलर का बैरल है, प्रति बैरल है, और उसके बावजूद भी ये दाम 100 रुपए से ऊपर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने किया है। जनता जब हमें कार्यभार देगी तो उसको भी संभाल ले। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी से सवाल होता है, वो हमारे राज्य में नहीं होता है, वहां तो जनता का हित करके दिखा दे। अरे विपक्ष में हम लोग तब भी सवाल, सत्ता में दूसरे लोग बैठे हैं, ये मोदी सरकार के जो झूठे आडंबर लोग बैठे हैं, उनसे पेट्रोल को डीजल के सवाल क्यों नहीं किया जाते हैं? कहाँ गए अब की बार मोदी सरकार? मैं कह रहा हूँ, अरे आप लोगों का जवाब आंदोलन करेंगे, 100 से ज्यादा कितना कर रहे हैं? ठीक है अडानी, अंबानी, ठीक है बैंक साहब, में जो आप लोग तो जाइए भाई, फाइनल कमेंट के लिए चलते हैं। सरकार है, तो जाइए भाई, फाइनल कमेंट के लिए चलते हैं, और सीधा पहले मनीष त्रिपाठी जी का रुख करेंगे। मनीष त्रिपाठी जी, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, कैसे निकलेगा हल? क्या बार बार हड़ताल करना, आंदोलन करना, भारत बंद करना, ये कोई सोल्यूशन है क्या? नहीं, इसका सोल्यूशन भारत बंद करना नहीं है। इसका सोल्यूशन एक ही संवाद के ही कारण, और संवाद से दोनों पक्षों को बैठ करके संवाद से इसका असर निकल सकता है। और यह है कि सरकार को सोचना चाहिए कि वाकई आदमी, हमारे इस कर्ज से वाकई आदमी पीड़ित क्यों है, उसका कोई ना कोई समाधान बातचीत से ही निकल सकता है। और ये करते ही इस आंदोलन के बाद से, आज के बाद से लगता है कि सरकार को इसमें बातचीत का कोई रास्ता निकालना चाहिए। ठीक है जी, दीपक जी क्या कहेंगे आप, कैसे निकलेगा रास्ता? सरकार को खुले मन से आईना अपने सामने रखकर अपनी मदानता और मूढ़ता को त्यागते हुए रणनीति बनानी पड़ेगी, और अर्थव्यवस्था को लेकर मजाक बंद करना पड़ेगा, और उन्हें यह मानना पड़ेगा कि चंद अरबपति का ही मतलब आर्थिक विकास नहीं होता है। विकास का मतलब वास्तविक भारत माता और वास्तविक हिंदुस्तान का समावेशी विकास होता है। जो वो नारे दे रहे हैं उसी को मूर्त रूप करें। ठीक, सचिन रावत जी आपका फाइनल कमेंट। मैं इतना कहना चाहूंगा कि गब्बर सिंह टैक्स लगा करके हमारे व्यापारी तबके पे सबसे ज्यादा चोट मारी गई है। छोटे उद्योग पूर्णतः बंद हो गए हैं। आने वाले समय में व्यापारी के परिवार पे, उनके भविष्य पे चोट मारी है और उनका भविष्य अधर में लटका दिया है। इन लोगों ने किसी भी तबके को नहीं छोड़ा है। आज की डेट में युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सभी इनकी सरकार से ढका महसूस कर रहे हैं। और ये यहाँ चैनल पे बैठ करके मोदी जी का गुणगान गा रहे हैं, मोदी चालीसा पढ़ रहे हैं। अरे आप ग्राउंड पे स्तर पे जाइए, व्यापारी की स्थिति देखिए, किसान की स्थिति देखिए जी। अरे हल कैसे निकलेगा सर? जी सचिन जी, वक्त की कमी है। जगदेव जी आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी। वक्त की
काम किया है। सचिन जी ठीक है, जगदेव जी आपका फाइनल कमेंट। जो बैठे जिनकी सरकार है, आपके यहाँ कोई व्यापार न करता होगा, आपका व्यापार डंग साहब आपके पास आ रहा हूँ फाइनल कमेंट के लिए जी। आ रहा हूँ डंग साहब, आ रहा हूँ। जगदेव जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। आज सत्ता में आप लोग हैं, उनको बैठ के समाधान निकालिए, उसका हल तभी तो होगा। अरे भाई जबरदस्ती करेगा जब समस्या नहीं चलने वाला है। सामने आएगी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र आंदोलन करने का, अपनी बात कहने का हर एक को अधिकार है, अधिकार है, और सरकार का दायित्व है। जी प्रदीप जी, समय की हमारे पास कमी है, इस बहस को हम जारी रखेंगे, आप अपना फाइनल कमेंट दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो प्रियंका, मामला वही है कि देश में इस समय एक और जहां किसान आंदोलन चल रहा है, तो दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल को लेकर के आंदोलन हो रहा है, और जीएसटी, ई बिल समेत तमाम अन्य मुद्दे हैं जिसको लेकर के भारत बंद का आह्वान किया गया था। ये अलग बात है कि इसका मिला जुला असर रहा, लेकिन बंद है, व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है, व्यापारी भी परेशान है, लेकिन अपना सारा कारोबार छोड़ करके अगर आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको दुश्वारियां पेश आ रही हैं, और उनकी दुश्वारियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उनकी दुश्वारियों को कम किया जाना चाहिए। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू, ये दूसरा पक्ष ये भी है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत पर जीत दर्ज कर रही है, और लोगों, विपक्ष को बता रही है कि वो सरकार जो काम कर रही है उस पर जनता की मोहर लग रही है। तो अब जो 5 राज्यों में चुनाव है, क्या सरकार एक बार फिर से वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर मोहर लगाएगी, और विपक्ष इसी तरह भोथरा होता रहेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डंग साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन रावत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मनीष त्रिपाठी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जगदेव सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही अपनी चर्चा को हम यही विराम देंगे। अपने तमाम दर्शकों को जरूर कहना चाहेंगे कि जीएसटी को लेकर आज हमने चर्चा की, कोशिश की कि किसी तरह से कोई ऐसा रास्ता निकले जिसके माध्यम से व्यापारी जो अपनी मांग रख रहे हैं सरकार के सामने, उसका कोई हल निकल सके, और एक बार फिर से जीएसटी देश में इस तरह लागू हो कि हर वर्ग, हर व्यापारी उसका समर्थन कर सके और समस्याओं का निपटारा हो सके। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। ताजा समाचारों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।